इंट्रोडक्शन टू लॉजिक कोर्स के 9th वीक के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी इस वीक से हम लोगों ने प्रोपोजिशनल लॉजिक की स्टडी शुरू की है और प्रोपोजिशनल लॉजिक में जो हमने बेसिक ट्रुथ फंक्शंस देखे हैं वो बेसिक ट्रुथ फंक्शंस आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनको एक दूसरे में बदला जा सकता है, ऐसी संभावना है। इस चीज़ को हम इस लेक्चर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ जो डेफिनिशनल जो टेक्निकल बातें हैं उनको समझ लेते हैं। उसमें जब हमने बेसिक ट्रुथ फंक्शंस देखे थे उसी से रिलेटेड कुछ बातें और समझनी है, और फिर हम एक अगला जो एक 4 फंक्शंस देखे थे ट्रुथ फंक्शंस, निगेटिव, कंजंक्टिव, डिसजंक्टिव और इम्प्लिकेटिव, और 5वां हम एक मटेरियल इक्विवेलेंस होता है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म्स आर अ सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स कंटेनिंग नो स्टेटमेंट्स but containing statement variables connected in such a way that when statements are consistently substituted for the statement variables the result is a statement। इसमें आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए अभी जो हम लोग ऐसा सिंपल सा P implies Q इस तरह के स्मॉल लेटर्स जो ले रहे थे, वो स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे जब हम P और Q के लिए ऐसा बोल रहे थे कि P कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिंपल या कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है, Q कोई भी सिंपल या कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है, तो ये P और Q एक तरह से प्लेस होल्डर की तरह से आ रहे थे, एक वेरिएबल की तरह से आ रहे थे, जो कि जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जो इनका रेंज है वेरी करने का वो कोई भी सिंपल स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, और ये जो स्टेटमेंट जो पूरा जो कंपाउंड है वो स्टेटमेंट न होकर के बल्कि स्टेटमेंट फॉर्म है। तो इस प्रकार से हम स्टेटमेंट फॉर्म को समझेंगे, और स्टेटमेंट फॉर्म हमारी मदद करते हैं कि एक साथ हम बहुत उस फॉर्म वाले बहुत सारे स्टेटमेंट्स के लिए कोई रूल बना सकते हैं, इसमें काम आते हैं। इसी तरह से हमको एक और आइडिया समझना होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। व्हेन रेफरिंग टू अ गिवन स्टेटमेंट द स्टेटमेंट फॉर्म फ्रॉम विच द स्टेटमेंट रिजल्ट्स व्हेन अ डिफरेंट simple statement is substituted consistently for each different statement variable in that form। अब अगला हम देखते हैं कुछ जो स्टेटमेंट फॉर्म्स होते हैं उनकी खासियत कुछ होती है। उनको हम जब ट्रुथ वैल्यू, वो स्टेटमेंट फॉर्म्स अपने आप में एक कंपाउंड स्टेटमेंट होते हैं, वो कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यूज़, ट्रुथ वैल्यूज़ कई तरह से वैरी कर सकती है। तो वो जो उनकी ट्रुथ वैल्यू कैलकुलेशंस होते हैं उनमें हमको ऐसा मिल सकता है कि एक कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू ऐसी मिल सकती है कि वो कंपाउंड स्टेटमेंट के जितने सब्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट है, मान लीजिए स्टेटमेंट फॉर्म एक है, हमारे पास एक स्टेटमेंट फॉर्म हो सकता है P implies Q। ये जो स्टेटमेंट फॉर्म है इसके सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस, मान लीजिए एक फॉर्म है, इसके कितने सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि P की जगह हम क्या ले सकते हैं, A एक स्टेटमेंट ले सकते हैं, और implies Q की जगह B ले सकते हैं। ये एक जो P implies Q सब्स्टिट्यूशन जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसका एक सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस कहा जाएगा। इसी तरह से इसका दूसरा सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस भी हो सकता है, चूँकि हम जो स्टेटमेंट वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट करके स्टेटमेंट से ये जो स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो इसलिए हम P और Q को अलग अलग दूसरे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे हम C implies R implies S से भी कर सकते हैं। इसमें हमने P के लिए C लिया है और Q के लिए R implies S लिया है। तो इस तरह का भी ये भी एक सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस कहा जाएगा, P implies Q जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसका। इस तरह से एक स्टेटमेंट फॉर्म्स के इन्फिनिट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस हो सकते हैं। अब ये देखना है कि एक स्टेटमेंट फॉर्म अगर ऐसा हो जिसके जितने भी सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस हों वो सब के सब ट्रू हों, तो ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म को हम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट फॉर्म एक टॉटोलॉजी है। तो टॉटोलॉजी किसको कहेंगे? अ स्टेटमेंट फॉर्म ऑल ऑफ हुज सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस मस्ट बी ट्रू। तो ऐसी किसी भी स्टेटमेंट फॉर्म को हम टॉटोलॉजी कहेंगे जिसके सभी सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस निश्चित रूप से ट्रू ही होते हैं। अगला देखते हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन भी हो सकता है। मान लीजिए एक स्टेटमेंट फॉर्म ऐसा है जिसके जितने भी सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस होते हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि ट्रू होता हो। ऐसी भी स्थिति, ऐसे भी स्टेटमेंट फॉर्म हो सकते हैं। तो ऐसे जो स्टेटमेंट फॉर्म्स होंगे जिनका कोई भी सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस ट्रू नहीं होता है उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। अगला एक जो थर्ड कैटेगरी हो सकती है जिसमें जो न तो टोटोलॉजी है न ही कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उस कैटेगरी को कहते हैं कंटिंजेंट।
being neither tautology nor self-contradictory. A contingent statement may be true or false. A contingent statement form has some true or some false substitution instances. तो एक कंटिजेंट स्टेटमेंट फॉर्म को की खासियत क्या होगी कि उसके जो सब्सटीट्यूशन इंस्टेंसेस होंगे उनमें से कुछ ट्रू होंगे और कुछ फॉल्स होंगे। अगला हम देखते हैं इक्विवेलेंस का आइडिया डिस्कस करते हैं। इक्विवेलेंसेस दो प्रकार के होते हैं, उनमें एक को कहते हैं मटेरियल इक्विवेलेंस और दूसरे को कहते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। इनमें से जो मटेरियल इक्विवेलेंस है वो एक ट्रुथ फंक्शनल रिलेशन होता है। हमने देखा ट्रुथ फंक्शनल कनेक्टिव्स तीन ऑलरेडी देख चुके हैं। एक तो हमने एंड देखा, फिर और देखा और इफ देन देखा। तो यहाँ पर हमारे पास एक चौथा कनेक्टिव आ रहा है, एक ट्रुथ फंक्शनल कनेक्टिव जिसको कि नाम देते हैं हम मटेरियल इक्विवेलेंस, सिंबलाइज्ड बाय 3 बार या ट्राई बार। ये 3 इक्वल साइन एक तरह का होता है, 3 लाइन से बताने वाला इक्वल साइन दैट मे कनेक्ट 2 स्टेटमेंट्स। ये साइन कनेक्ट 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने के लिए काम आता है। 2 स्टेटमेंट्स आर मटेरियली इक्विवेलेंट व्हेन दे आर बोथ ट्रू और व्हेन दे आर बोथ फॉल्स। 2 स्टेटमेंट्स आपस में मटेरियली इक्विवेलेंट हैं, ऐसा हम कब कहते हैं? ऐसा हम तब कहते हैं जब वो दोनों ही या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, यानी कि उनकी ट्रूथ वैल्यूज एग्री करती हों। ऐसा होने की स्थिति में हम कहते हैं कि मटेरियल इक्विवेलेंस ट्रू है। मटेरियली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स ऑलवेज मटेरियली इम्प्लाई वन अनदर। दोनों ही एक दूसरे को इम्प्लाई करते हैं और चूंकि दोनों ही मटेरियली इम्प्लाई करते हैं, दोनों जब मटेरियली इक्विवेलेंट होते हैं तो मटेरियली इम्प्लाई करते हैं दोनों एक दूसरे को। यानी कि अगर P मटेरियली इक्विवेलेंट टू Q हो तो हम ये कह सकते हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इसी बात को इसी खासियत को मटेरियल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स की खासियत को ध्यान में रखते हुए इस मटेरियल इक्विवेलेंस को बाई कंडीशनल भी बोला जा सकता है। बाई कंडीशनल क्यों बोलते हैं कि P इज़ मटेरियली इक्विवेलेंट टू Q इज़ बाई डेफिनेशन इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इस बात को कैसे कहा गया कि कोई मटेरियली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा ही दोनों एक दूसरे को मटेरियली इम्प्लाई करते हैं। तो मटेरियली इक्विवेलेंट होना और मटेरियली इम्प्लाई करना दोनों दो बातें हैं। मटेरियल इम्प्लीकेशन क्या है वो हमने पहले देखा है, मटेरियल इक्विवेलेंस क्या है वो हम अभी देख रहे हैं। वी कैन रीड द 3 बार साइन टू से इफ़ एंड ओनली इफ़। जो लैंग्वेज में कभी कभी इस तरह का कनेक्टिव यूज़ होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये कनेक्टिव को हम लोग जब लॉजिक में ला रहे हैं तो उसको हम सिंबलाइज किससे कर रहे हैं, उसके लिए क्या साइन ले रहे हैं, वो ट्राई बार या ट्रिपल बार साइन ले रहे हैं। इसको एग्जाम्पल, ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ है इसको संक्षेप में IFF भी कहा जाता है, IFF इफ़। अब इस मटेरियल इक्विवेलेंस का हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आई विल गो टू द चैम्पियनशिप गेम इफ़ एंड ओनली इफ़ आई कैन एक्वायर अ टिकट। अब इसकी मीनिंग को समझने के लिए हम इसको 2 टुकड़ों में तोड़ करके देखते हैं। आई विल गो इफ़ आई डू एक्वायर अ टिकट बट आई कैन गो ओनली इफ़ आई एक्वायर अ टिकट। इसमें आप देख रहे हैं ये जो दोनों बातें हैं कि मैं जब जाऊंगा, अगर मुझे टिकट मिल गया निश्चित रूप से जाऊंगा, लेकिन मैं तभी जा सकता हूं जब मुझे टिकट मिलेगा। इतनी सी बात कहने के लिए हम जो क्लेम करते हैं, जो स्टेटमेंट रखते हैं, आई विल गो टू द चैम्पियनशिप गेम इफ़ एंड ओनली इफ़ आई कैन एक्वायर अ टिकट, इस तरह से उस क्लेम को रखते हैं, उस बात को रखते हैं। तो यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, जो ऑपरेटर आएगा, वो मटेरियल इक्विवेलेंस कहा जाएगा। सो माई गोइंग टू द गेम एंड माई एक्वायरिंग अ टिकट टू द गेम आर मटेरियली इक्विवेलेंट। अब मटेरियल इक्विवेलेंस के लिए बताया गया कि मटेरियल इक्विवेलेंस तब ट्रू होता है जब इसकी जो भी जिनके बीच ये मान लीजिए 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड्स इनके इक्वल वैल्यूज़ रखते हैं, यानी कि सेम वैल्यूज़ रखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल में इस मटेरियल इक्विवेलेंट तब ट्रू है जब इस जो मटेरियल इक्विवेलेंट्स के दोनों साइड्स में जो कंपोनेंट्स हैं वो दोनों ही या तो ट्रू हैं या तो दोनों फॉल्स हैं। तो इस तरह मटेरियल इक्विवेलेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है, कैसे ऑपरेशन करता है ये ट्रुथ वैल्यूज़ का, वो हमने देखा। और उसके लिए याद क्या रखना है, उसके लिए याद रखना है कि मटेरियल इक्विवेलेंस तब ट्रू होता है जब इसकी दोनों साइड्स की वैल्यूज़ सेम होती हैं, एग्री करती हैं।
अब हम इसी से जुड़ा हुआ एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है। इक्विवेलेंसेस के लिए कहा गया कि दो प्रकार के होते हैं, मटेरियल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है? व्हेन रिफरिंग टू द ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड प्रोपोजिशंस, द रिलेशनशिप दैट होल्ड्स बिटवीन टू प्रोपोजिशंस व्हेन द स्टेटमेंट ऑफ देयर मटेरियल इक्विवेलेंस इज अ टोटोलॉजी। अगर जो दो एक्सप्रेशंस हैं, दो एक्सप्रेशंस के बीच एक मटेरियल इक्विवेलेंस लगा हो और वो मटेरियल इक्विवेलेंस अगर टोटोलॉजी हो, तो वहाँ पे जो मटेरियल इक्विवेलेंस के द्वारा जो इक्विवेलेंस बताया जा रहा है वो दरअसल मटेरियल इक्विवेलेंस नहीं, वो लॉजिकल इक्विवेलेंस है। अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, ये एक बहुत ही मजबूत संबंध होता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये एक टोटोलॉजी है। स्टेटमेंट्स दैट आर लॉजिकली इक्विवेलेंट मस्ट हैव द सेम मीनिंग and may therefore replace one another wherever they occur। मान लीजिए कि एक लॉजिकली इक्विवेलेंट दो एक्सप्रेशंस आपके पास हैं, तो आप एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं ऐसा। तो जहाँ भी एक आएगा वो अगर वो दूसरे के लॉजिकली इक्विवेलेंट है तो आप उसको दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि दोनों की मीनिंग सेम होती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ऐसा एग्जाम्पल हमको डबल निगेशन में देखने को मिलता है। डबल निगेशन, an expression of the logical equivalence of any symbol and the negation of that symbol symbolized as P, logically equivalent to not P। इसको अगर ट्रूथ टेबल में हम रख के समझना चाहें तो इस ट्रूथ टेबल में जब रखेंगे तो P की दो संभावनाएं हैं। P की जगह जो P के सब्सटीट्यूशन इंस्टेंसेस या तो ट्रू हो सकते हैं या तो फॉल्स हो सकते हैं, और जब P के सब्सटीट्यूशन इंस्टेंस ट्रू होंगे उस समय नॉट P फॉल्स हो जाएगा और नॉट P अगेन ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ये P और नॉट P सेम वैल्यू रख रहे हैं। अभी इसी तरह से हम देखें कि P की अगर वैल्यू जब फॉल्स होगी उस टाइम पे नॉट P ट्रू हो जाएगा और नॉट P फॉल्स हो जाएगा। और इस तरह से अगेन हमने देखा कि P की जो वैल्यू है एग्जैक्ट वैल्यू वही वैल्यू नॉट P की है। इसलिए अगर हम इस इक्विवेलेंस में इसको रख के हम कैलकुलेट करें वैल्यू को, तो P लॉजिकली इक्विवेलेंट टू नॉट P ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो P जो एक साइड में लेफ्ट साइड का वैल्यू है और राइट साइड की वैल्यू है, दोनों एग्री कर रही हैं और दोनों बार एग्री कर रही हैं और दो ही वैल्यूज़ हैं, दो ही वेरिएशन पे जब दोनों बार एग्री ही कर रही हैं तो दोनों बार ये ट्रूथ वैल्यू रिजल्टेंट देगा। और इस प्रकार से हमको जो वैल्यू मिलेगी हर बार ट्रूथ वैल्यू ही मिलेगी। इसलिए हम इस मटेरियल इक्विवेलेंस को, चूँकि ये टोटोलॉजी है, इसलिए बोल सकते हैं कि ये एक लॉजिकल इक्विवेलेंस है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें हमको क्या करना है, हमको टोटोलॉजी, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। जो स्टेटमेंट फॉर्म हमारे सामने है वो उसमें से कौन सा टोटोलॉजी है, कौन सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है और कौन कंटिंजेंट है, इसको हमको निर्धारित करना है ट्रुथ टेबल्स की मदद से। सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेटमेंट है उसके लिए ट्रुथ टेबल अगर बनाएं तो उसमें हमारे स्टेटमेंट वेरिएबल्स क्या हैं, P है और Q है। तो ये जो हमारे दो कॉलम्स बनाएंगे, इनके लिए अगर हम जो उसमें स्मॉलेस्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है उनके लिए भी कॉलम्स लेने होंगे। तो एक है P इम्प्लाइज P, फिर हमारा जो दूसरा स्मॉलेस्ट कंपाउंड स्टेटमेंट है उसमें नॉट Q आ रहा है तो नॉट Q भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम उससे Q डॉट नॉट Q को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन अगेन अब हम चूँकि जो स्मॉलर कंपाउंड स्टेटमेंट्स थे उन सबको कैलकुलेट कर चुके हैं, तो जो रिजल्टेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो हमको टोटल कंपाउंड स्टेटमेंट है, होल कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू हमको मिल पाएगी। अब हम देखते हैं कि चूँकि इसमें ये स्टेटमेंट फॉर्म है और स्टेटमेंट फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंसेस जो भी होंगे उनकी कितनी वैल्यूज़, ट्रुथ वैल्यू कितने तरह से वेरी कर सकती है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है 2 to the power n, जो n है नंबर ऑफ स्टेटमेंट वेरिएबल्स है। यहाँ पे जो दो ही स्टेटमेंट वेरिएबल हैं तो इनकी ट्रुथ वैल्यूज़ वेरी करने के 4 ही ऑप्शंस हैं। या तो दोनों ट्रू हो सकते हैं, या तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स हो सकता है, तीसरा ऑप्शन ये है कि पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, और चौथा ये है कि दोनों ही फॉल्स हो। इन चारों जो ट्रुथ पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें अगर विचार कर लें तो इन चारों ट्रुथ पॉसिबिलिटीज़ में इस स्टेटमेंट की वैल्यू देख लें क्या क्या आ रही है, तो हम ये बता पाएंगे कि ये स्टेटमेंट फॉर्म क्या ये कंटिंजेंट है, टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जब P और Q दोनों ट्रू हैं तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा,
वो हो जाएगा P इम्प्लाइज P ट्रू हो जाएगा, नॉट Q फॉल्स हो जाएगा, Q डॉट नॉट Q क्या होगा, Q डॉट नॉट Q फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एक कंजंक्ट फॉल्स हो गया। P इम्प्लाइज P ये कॉलम को लेंगे, दूसरे साइड में ये जो Q डॉट नॉट Q का कॉलम है उसको लेंगे, और हम देख रहे हैं कि इम्प्लीकेशन का एक एंटीसीडेंट जो है वो ट्रू है, कंसिक्वेंट फॉल्स है, इसलिए इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा। अगला जो हमारा ट्रूथ पॉसिबिलिटी है सेकंड सब्स्टिट्यूशन इंस्टेंस का, वो है P ट्रू Q फॉल्स, तो उसमें P इम्प्लाइज P अगेन ट्रू हो जाएगा, नॉट Q चूँकि Q फॉल्स है तो नॉट Q ट्रू होगा। Q डॉट नॉट Q क्या होगा, Q हमने देखा है कि फॉल्स है तो Q डॉट नॉट Q भी फॉल्स होगा। अगेन अब हम पूरे कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू इस पॉसिबिलिटी पे कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा कि जो P इम्प्लाइज P का कॉलम है और Q डॉट नॉट Q का कॉलम है उसकी आधार पे हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमको अगेन, चूँकि एंटीसीडेंट ट्रू है कंसिक्वेंट फॉल्स है, तो अगेन हमको फॉल्स ट्रुथ वैल्यू मिलेगी। अब हम तीसरी जो ट्रुथ पॉसिबिलिटी है उस पर कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे P की वैल्यू फॉल्स है, Q की वैल्यू ट्रू है, तो P इम्प्लाइज P जो होगा वो अगेन ट्रू होगा, नॉट Q फॉल्स होगा और Q डॉट नॉट Q फॉल्स होगा। फिर अगर हम फिर से एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को देखें तो इसमें एंटीसीडेंट अगेन ट्रू हो गया है और कंसिक्वेंट फॉल्स हो गया है, तो पूरा एक्सप्रेशन अगेन फॉल्स हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं जो लास्ट हमारे पास ट्रूथ पॉसिबिलिटी है दोनों ही P और Q दोनों के फॉल्स होने की, उसमें P इम्प्लाइज P फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ये ट्रू होगा, क्योंकि इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब एंटीसीडेंट ट्रू हो कंसिक्वेंट फॉल्स हो, लेकिन यहाँ पे दोनों ही फॉल्स हैं, तो इसलिए ये P इम्प्लाइज P फॉल्स होगा, ट्रू होगा। नॉट Q की वैल्यू अगर देखें तो Q की वैल्यू की अपोजिट वैल्यू होती है, तो Q की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स है तो नॉट Q हो जाएगा ट्रू। और Q डॉट नॉट Q पे विचार करें तो Q और नॉट Q में आप देख रहे हैं एक की वैल्यू ट्रू है, ये दूसरे की फॉल्स है, तो Q डॉट नॉट Q फॉल्स हो जाएगा। और अब हम अगर पूरे एक्सप्रेशन की चौथी पॉसिबिलिटी पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमको एंटीसीडेंट की वैल्यू अगेन ट्रू मिल रही है और कंसिक्वेंट की फॉल्स मिल रही है, तो ये पूरा इम्प्लीकेशन फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा कि ये जो एक्सप्रेशन है P इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q डॉट नॉट Q, ये एक्सप्रेशन की जो सारी जितनी इनकी स्टेटमेंट वेरिएबल्स हैं वो उनको रिप्लेस करके हम चाहे कितने भी स्टेटमेंट्स बनाएंगे वो चार पॉसिबिलिटीज़ रखेंगी, या तो दोनों ट्रू हैं, या तो पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, या दोनों फॉल्स है। इन चारों पॉसिबिलिटीज़ पे हमने देखा कि इस स्टेटमेंट फॉर्म में हम कोई भी स्टेटमेंट बनाएंगे वो हर बार फॉल्स ही हो रहा है, और ऐसा होने के कारण हम कहेंगे कि ये स्टेटमेंट फॉर्म एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमने देखा कि ये अभी जो हमने जिस एग्जांपल को लिया वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट था। इसी तरह से अगर हम इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे और अदर स्टेटमेंट्स के जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ऐसा अगर हो कि यहाँ पे वैल्यूज़ केवल ट्रू 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 आएँ तो हम कहेंगे कि ये एक टोटोलॉजी है। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे वैल्यूज़ कुछ ट्रू आए कुछ फॉल्स आए तो हम कहेंगे कि ये एक कंटिंजेंट स्टेटमेंट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि स्टेटमेंट फॉर्म्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म्स स्पेसिफिक स्टेटमेंट फॉर्म क्या होते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म कितने टाइप के हो सकते हैं, उसमें हमने 3 टाइप देखा, टोटोलॉजी, कंटिंजेंट स्टेटमेंट फॉर्म और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट फॉर्म्स। इस तरह से तीनों की खासियत क्या होती है, और अगर हमारे पास कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दिया हो या स्टेटमेंट फॉर्म दिया हो तो उस स्टेटमेंट फॉर्म को किस प्रकार से पता करते हैं ट्रूथ टेबल की मदद से कि वो टोटोलॉगस है या कॉन्ट्राडिक्टरी है या फिर कंटिंजेंट स्टेटमेंट फॉर्म है। इस लेक्चर में इतना ही। अब हम अगले लेक्चर के लिए मिलेंगे अगले वीक में। थैंक यू।